बच्चा लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो चैप्टर हम लोग थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों ने सारा कर लिया ना? क्यों भाई? ये सर कर लिए थे। हाँ, तो फिर ज्यादा यही होगा ना, जो क्वेश्चन डाउटफुल होंगे, जो फंसे होंगे, उन्हीं को डिस्कस करना होगा ना। तो चलिए ठीक है, हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। एनसीईआरटी आप भी खोल कर रख लीजिए, बाकी जिसमें एनसीईआरटी साथ साथ हम लोग देखेंगे। स्टार्ट किया जाए। 8 लोग हैं, मतलब मुझे लेके 8 लोग हैं, मतलब आपका परिवार बहुत छोटा हो गया। 7 ही लोग हैं आपके परिवार में। रूही हैं, प्रभाकर, प्रिवांशु, प्रियंबदा और शिवांगी, स्नेहा, सुंदरम। कितने लोग? यही 8-10 लोग ये क्लास में आते हैं। सर अभी लोग टेस्ट था ना सर, तो आज सब वही टेस्ट लेके आ ही रहे होंगे अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर लोग आते रहते हैं। मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, वीडियो आता रहता है। तो हम लोग को ग्रुप 16 से स्टार्ट करना है। अब ग्रुप 15 अगर दिमाग में है तो ग्रुप 16 पर टाइम नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 16। क्या है? गड़बड़ हो गया। अरे भाई हद हो गया। मैं बच्चा एक बार फिर से लॉग आउट करके लॉग इन कर रहा हूँ। ये हमको लग रहा हैंग है क्या, तो रिस्पांस नहीं दे रहा। कर्सर तो दिख रहा है, चेंज करें।
तो मुझे डायरेक्ट ऑफ करना पड़ेगा। इसको मैं डायरेक्ट यार ऑफ कर रहा हूँ, हमको लग रहा है ये साला। हाँ मैम, मैं सारी ऑनलाइन के क्लास में ही तो हूँ। अरे मैं क्लास में ही हूँ भाई। हाँ सारी ऑनलाइन में हूँ। मुझे छोड़ के करीब 8 बच्चे भी जुड़े हुए हैं। हम्म। अरे यार, ये भी इसी समय बॉस को भी आना है तो फिर गड़बड़ कर रहा है। क्या है यार, कुछ हो क्यों नहीं रहा भाई? चलिए बच्चा, फिर तो हम लोग ग्रुप 16 को स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी देखते रहिए। इन्होंने लिखा है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। अब देखो, जो नए न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं, इनका इनके बारे में 3 इंफॉर्मेशन केवल हम लोग को रखनी है। क्या? इसका नाम क्या है, इसका सिंबल क्या है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको बताया था बोरान फैमिली में, उसी पैटर्न में, जो कि 7वें पीरियड का है। तो नोबल गैस कहाँ? 6वें पीरियड से हम लोग उठा लेते हैं। और फिर अगर 7वें पीरियड का है तो डी कौन सा आएगा? 6D। एफ कौन सा आएगा? 5F। लास्ट में क्या होगा? 7S। और फिर लास्ट में क्या होगा? 7P। तो 3 इंफॉर्मेशन को इसके बारे में हम लोग को कलेक्ट करनी है बस। इसका नाम, एटाइन नंबर की बात करूं तो कुछ करना ही नहीं है, ग्रुप नंबर जो है उसी में 100 जोड़ देना है बस, 116। और इसका सिंबल आई होप LB होना चाहिए, क्योंकि Li, अब होता क्या है, इसका सिंबल Li होता है, लेकिन ऑलरेडी Li एक का सिंबल है लिथियम का। तो फिर अगला नंबर ले लेंगे हम लोग, मतलब अगली वो ले लेंगे अल्फाबेट। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? LB। इसका नाम हो गया, सिंबल हो गया, एटॉमिक नंबर। और जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो एक पीरियड पहले वाली नोबल गैस लेंगे। तो बताइए 7वें पीरियड का नोबल गैस कहाँ से उठा रहे हैं? कौन सी नोबल गैस ले रहे हैं हम लोग? बोले भाई। रेडन। हाँ, क्या कर लिया? रेडॉन। अब एफ को लेंगे तो एफ कौन सा लेना पड़ेगा यहाँ? 5F। डी लेंगे तो कौन सा लेना पड़ेगा? 6D, 10, 7S, 2, 7P, 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगली चीज बताइए, एनसीईआरटी ने लिखा दी एलिमेंट्स आर नोन एज कैल्कोजेंस। क्या मतलब है इसका? पॉइजनस कैल्कोजेंस का क्या मतलब हुआ? और फॉर्मिंग। हाँ, जितने भी ओर आप पढ़ते हो बेटा, आप कार्बोनेट ओर की बात कीजिए, सल्फेट ओर की बात कीजिए, सल्फाइड ओर की बात कीजिए, ऑक्साइड ओर की बात कीजिए, जितने भी ओर्स की आप बात करते हो, हर उस ओर में केवल नोबल मेटल्स को आप छोड़ दो, गोल्ड और प्लेटिनम, क्योंकि एलिमेंटल कंडीशन में पाए जाते हैं। तो बाकी जितने भी ओर्स आप पढ़ते हो, हर ओर में इस ग्रुप का कोई न कोई एलिमेंट जरूर होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस ओर फार्मिंग एलिमेंट्स। ठीक।
अब एनसीईआरटी ने इस ओर फार्मिंग एलिमेंट जिसे हम लोगों ने बोल दिया, तो देखो एनसीईआरटी क्या है, ये नाम कहाँ से लिया गया और किस रेफरेंस में लिया गया है। मोस्ट कॉपर मिनरल्स कंटेन्स आइदर ऑक्सीजन और सल्फर एंड फ्रीक्वेंटली द अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप। और जितने भी सल्फाइड ओर्स हैं उनके साथ इस मेंबर के इस ग्रुप के दूसरे मेंबर्स एज ए इम्प्योरिटी पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाइए अक्रेन। तो इसको क्या हम लोग लिखवाएं क्या? हेलो, हाँ, अच्छा सर है क्लास में? अच्छा एक मिनट। अच्छा न्यूलाइट के नाम से वो, हाँ गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। बच्चा पार्टी। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे भाई? अच्छे हैं सर। जरा अपना अपना नाम टाइप करिए। प्रभांशु, आबिया, सुंदरम, शिवांगी निगम, प्रियंबदा। आज का बेटा क्लास का शेड्यूल क्या आप लोगों का? इसके बाद कौन सी क्लास है? इसके बाद सर मिश्रा सर की एक है, फिर हो खत्म, कितने 2 बजे ही से? हैं आज। मिश्रा सर कितने बजे से है? 7:30। अच्छा, एमएस सर आपका कोर्स ज्यादा बाकी है क्या? सर इनका ग्रुप 15 हो गया, ग्रुप 16 आज शुरू किया है। हाँ, तो अभी शाम को आपकी क्लास है क्या कोई? मेरी क्लास सर अब लगातार 8:30 बजे तक है। अच्छा, बच्चों एक बात करनी है। आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो फाइनल रैपिड फायर रिवीजन है एनसीईआरटी 2 से शुरू हो रहा है। आप ज्वाइन करना चाहोगे क्या? यस सर। यस यस सर। सर। हैं? यस सर। यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा, एमएस सर जी सर। आप इनकी क्लास आज मैनेज कर लेना बेटा, बाद में जरा सा ठीक है। हो जाएगा, हाँ क्योंकि चाह रहे हैं कि ये फाइनल रिवीजन करें जरा सा। ठीक है सर अभी क्लास ये हो नहीं पा रही। हैं? सर ये केमिस्ट्री सर इन और नहीं, जैसा चाहो, चाहो तो केमिस्ट्री कंटिन्यू कर लो। सर आज केमिस्ट्री कंटिन्यू हो जाने दीजिए। क्या चीज? केमिस्ट्री कंटिन्यू हो जाने दीजिए सर। अच्छा ठीक है, एमएस सर जी सर। आप कंटिन्यू कर लो, केमिस्ट्री बचा बच्चों का बाद में देख लेंगे, जी सर। है ना? जी सर। लेकिन बेटा सर कोर्स अगली कब अगली कंप्लीट जो होगा हमारा? क्या कोर्स कंप्लीट कब होगा हमारा? कोर्स में क्या क्या बचा है अभी? सर किस चीज का अभी कोर्स ज्यादा बचा इनऑर्गेनिक है? रह गया। केमिस्ट्री सर ज्यादा ही बची इनऑर्गेनिक है। केमिस्ट्री ज्यादा बचा है सर। अच्छा एमएस सर, जी सर। ये केमिस्ट्री बच्चे बता रहे हैं ज्यादा बचा, क्या दिक्कत है? नहीं, ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट फिनिश है। फिजिकल में इनके 3 चैप्टर्स हैं केवल। मेरा हाँ। जो शेड्यूल में जैसा था ना, तो उस हिसाब से नहीं मेरा नहीं, ऐसा है ना, फिर संजीव सर की भी क्लास लगा दीजिए। इसमें लगा देते हैं। हाँ, ठीक है। तो अभी आप क्लास कंटिन्यू कर लो, ठीक है, खत्म हो जाए कोर्स इनका। जी सर। बायो में क्या पोजीशन है बेटा? सर बायो तो बायो कंप्लीट है सर लेकिन क्लासेस रिवीजन लगवा दिया होती है। करिए सर। बायो में सर बचा है कुछ? बचा नहीं वो है सर, सर बस बचा रेगुलर नहीं है लेकिन रिवीजन सर क्लास वाली। क्लासेस लगवा दिया करिए रेगुलर। नहीं, रेगुलर जरूरत नहीं, अब तुम रैपिड फायर या यूनिट वाइज अटेंड कर लेना, हो जाएगा। सर लेकिन यस सर। रैपिड फायर आप ही ये कराइए रैपिड फायर, सुनो please। मेरी बात, कुछ बाहर का आना नहीं है। रैपिड फायर में पूरा पूरा रिवाइज कराएंगे, यूट्यूब पे कर लो इसको। सर रैपिड फायर आप ही करवाइए सर। सर हम ही आप ही कराएंगे, क्या तो करवाइएगा, रहे? बहुत लॉन्ग हो जाती है सर, वो वाली देख नहीं अरे पाते यार फिर। हो गया, हम ही कराएंगे बाबू, और बताओ। जी। ठीक सर है, हम लोग का कब तक
क्या? सर आरडी सर, सर की भी रेगुलर क्लासेस लगवा दीजिए, उनका भी बचा हुआ किसकी है। किसकी? आरडी सर की क्लासेस सर लगवा दीजिए regular। ठीक है, आरडी सर की रेगुलर लगा देते हैं। चलो फिर कोर्स बचा तो अभी जरा कंटिन्यू करो क्लास। थैंक यू सर। हाँ, तो एक्चुअली हम लोग बेटा जो रनिंग में बोल देते हैं कि ये क्या है कोर फार्मिंग एलिमेंट, लेकिन नीचे एनसीईआरटी ने देखो दे रखा है कि कहाँ से आखिर इसे कैल्कोजेंस नाम क्यों दिया गया, कहाँ से वर्ड उठाया गया। तो इसके डिटेल में हम लोग को जाना भी नहीं है, बस इतना दिमाग में रखना है, कैल्कोजेंस। अब अकरेंस की बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन। यूनिवर्स में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अर्थ में जो चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है वो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, यूनिवर्स में हाइड्रोजन। इन चीजों में क्या समानता है? जो चीज अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाई गई, जो चीज एटमॉस्फेयर में और यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाई गई, उसमें समानता क्या है? अरे देखो एनसीईआरटी लिखा ना कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। देखो सबसे पहली बात है कि तीनों के तीनों क्या है, नॉन मेटल है। दूसरी बात क्या है कि तीनों के तीनों डाई एटॉमिक हैं। तीसरी बात क्या है, इन तीनों के तीनों का जो नॉर्मल फिजिकल स्टेट, जो नेचुरल फिजिकल स्टेट है, वो क्या है, गैस है। और अब अगर ये नॉन मेटल तो नॉन मेटल से जुड़ी हुई जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कॉमन होने लगेंगी। तो जो चीज हमारे अर्थ क्रस्ट, एटमॉस्फेयर, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा उसमें समानता है कि तीनों नॉन मेटल होते हैं, तीनों डायटॉमिक होते हैं, तीनों की नेचुरल फिजिकल स्टेट गैस। आगे एनसीईआरटी यहां दे रही है कि ऑक्सीजन फॉर्म अबाउट 46.6% बाय मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ड्राई एयर कंटेन्स दिस। तो हम लोग को इसमें से सारा डेटा नहीं, एक अर्थ क्रस्ट में बाई मास कितना है और एयर, बस इसके अलावा कोई डेटा दिमाग में नहीं रखना है। और एक अभी हम लोग देख लेंगे समुद्र में क्या बोल रहे हैं। अर्थ क्रस्ट में जब ये बोल रहे हैं कि 46.6 के आसपास है, तो ये बोल रहे हैं बाय मास। ड्राई एयर में जो बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं बाय वॉल्यूम। अब आगे बोल रहे हैं हाउ द अबंडेंस ऑफ सल्फर इन द अर्थ क्रस्ट इज ओनली दिस, बहुत ही कम है। सल्फर अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो बहुत ही कम है। यहां एनसीईआरटी ने दे रखा है कि सल्फर के कौन से कंबाइंड फॉर्म पाए जाते हैं। तो अगर हम सल्फर की बात करें, अभी हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, पहले इंट्रोडक्शन वाली चीजें मैं आपको बोल दूं, फिर मैं भी लिख के बताता हूं आपको। अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सबसे पहली बात है इस ग्रुप के दो एलिमेंट हैं, एक ऑक्सीजन है और दूसरा सल्फर है। ये दोनों फ्री एज वेल एज कंबाइंड, फ्री और कंबाइंड दोनों रूप में पाए जाते हैं। फ्री एज वेल एज कंबाइंड दोनों रूप में पाए जाते हैं। अब अगर सल्फर के कंबाइंड फॉर्म की बात करें तो सबसे कॉमन क्या हो गया, मेटल सल्फाइड्स हो गए, जितने आप सल्फाइड ओर्स पढ़ते हो, मेटल सल्फाइड्स। दूसरा हो गया मेटल सल्फेट हो गए, और तीसरा हो गया H2S। तो आइए जरा देख लेते हैं एनसीईआरटी इनके बारे में क्या बोल रही है। ये कह रहे हैं कि कंबाइंड सल्फर एग्जिस्ट प्राइमरी एज सल्फेट सच एज जिप्सम, इस ब्लॉक में हम लोगों ने देखा है। एप्सम साल्ट पहले बहुत कॉमन नेम में पूछा जाता था जब सीपीएमटी हुआ करता था, इधर तो नहीं पूछा गया है। बेराइट, ये नाम दिमाग में रखना कि बेरियम सल्फेट को हम लोग बेराइट बोल रहे हैं। एंड सल्फाइड सच एज गैलेना, ये सब क्या है, सल्फाइड ओर है, गैलेना है, जिंक ब्लेंडी है, कॉपर पायराइट है। ट्रेस ऑफ सल्फर अकर्स इन हाइड्रोजन सल्फाइड इन वोल्केनोज, ज्वालामुखी से जो निकलने वाली गैस है उसमें कुछ हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर में ढेर सारा सल्फर है, जैसे एक्स है, प्रोटीन है, गार्लिक है, अनियन है, मस्टर्ड है, एंड सो ऑन। सेलेनियम और टेलुरियम
आल्सो फाउंड एज मेटल सेलेनाइड एंड टेलराइड विद सल्फाइड ओर। अभी हम लोगों ने क्या बोला था शुरू में कि बाकी जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ये पाए जाते हैं एज इम्प्योरिटी विद सल्फाइड ओर्स, एज इम्प्योरिटी विद सल्फाइड ओर्स। अब एक पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है हम लोग के लिए कि पोलोनियम नेचर में एज सच पाया जा रहा है या कहीं से आ रहा है। तो देखो एनसीईआरटी क्या लिख रही है कि पोलोनियम अकर्स इन नेचर, पाया तो जाता है नेचर में, लेकिन आता कहां से है? एज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स। लिबरमोनियम इज ए सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट, इस सिंबल Lb अभी हम लोग बात करके आ रहे हैं। एटॉमिक नंबर 116 है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग लिखते आ रहे हैं। ठीक, ये इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है। अब आइए इसी को हम लोग, अच्छा ये सब मैं ऐसे ब्रीफ करता चलूं या नोट्स, मतलब कॉपी में नोट्स आप बनाओगे, मैं साथ में आपको लिखवाऊंगी सब? सर ऐसे ही करते जाइए। तो लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना? नो सर। तब तो जब लिखवाने की जरूरत नहीं तो बहुत जल्दी हो जाएगा यार। चलो फिर जो एड ऑन चीजें हैं वो मैं इसमें साइड में लिखता रहूंगा, फिर आपको जो काम का लगे उसे नोट कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए ठीक। अच्छा, इस पेज में और कुछ नहीं हो गया। अब आ जाइए यहाँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं बताना है, ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। एटॉमिक रेडियाई में भी यहाँ कुछ बोलने जैसा नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है 2-3, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। और जैसा कि इसके पहले चैप्टर्स में भी हम लोग पूछ चुके हैं, बस उसी पैटर्न पे बात करेंगे। हम लोग ग्रुप 16 को देख रहे हैं, इसके पहले ग्रुप 15 थे, और इसके बाद ग्रुप 17। अगर मैं आपसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो सबका एक एक एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन। आप बताइए इसके फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बोलिए, क्योंकि 3 आयनाइजेशन एनर्जी हम लोगों से पूछी जाती है, आपने देखा होगा एग्जाम में। तो हर 17, 15, 16। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा? सर नाइट्रोजन। ऑक्सीजन फ्लोरीन में कौन ज्यादा? फ्लोरीन। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इसी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की कंपेयर कीजिए। नाइट्रोजन, सर फ्लोरीन की ज्यादा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज्यादा। यस सर। हाँ ऐसे कंपेयर करें ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा? फ्लोरीन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। इसका रीजन मुझे चाहिए। माना कि आप ट्रिक लगा रहे हो, 20, 56, 34, 69, 15 ट्रिक पड़ा था, इसका रीजन चाहिए कि क्यों ऑक्सीजन की फ्लोरीन से ज्यादा हो गए। सर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है थोड़ा बिल्कुल चाहिए। फ्लोरीन के कंपेयर में। ऑक्सीजन को आप देखोगे तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP4, और फ्लोरीन की बात करोगे NH2NP5। लेकिन अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी सेकंड आयनाइजेशन जी पढ़ रहे हो, तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या बचा? P3, और इसका क्या बचा? P4। अब हम जानते हैं कि कहीं भी जब P3 P4 की बात आती है, P3 की आयनाइजेशन एनर्जी P4 से क्या हो जाती है? ज्यादा। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रिक जो हम लोग की थी वो इसी पर बनी ही थी, उसमें अलग से कुछ नहीं था। चलिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हमें कंपेयर करनी है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, बोलिए।
नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा किसकी कम? बोलो भाई। सर ऑक्सीजन की ज्यादा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज्यादा, ऑक्सीजन फ्लोरीन में क्लोरीन की। बिल्कुल सही है, क्योंकि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन क्या था? 45-78। 45 में 5 है 4 नहीं है तो ये बेकार हो गया, और 78 में 7 है 8 नहीं है तो ये बेकार हो गया। और फिर अगर इस एक्सेप्शन को छोड़ दें तो लेफ्ट राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर। लेकिन ट्रिक लगाने में समय ले लिया बेटा, थर्ड बताने में आपने समय लिया ज्यादा। बाकी बच्चे इस बात को रिकॉल कर पा रहे हैं ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, आइए अब जरा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के बारे में बात करें। अगर हम आपको एक असर्शन दें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लीस्ट नेगेटिव इन ग्रुप 16, ये असर्शन है, तो पहले बताइए असर्शन सही है गलत? सही है। सही है। इसका रीजन बताओ। साइज छोटा मतलब स्मॉल साइज है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन तो वर्ड यस नहीं, सर। ये बोल सकते हो स्मॉलर साइज एंड ग्रेटर सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। स्मॉलर साइज एंड ग्रेटर सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इससे क्या होगा? अगर सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो आने जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा इसके पास उसके ऊपर रिपल्सन ज्यादा होगा, अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन के अंदर आने की टेंडेंसी कम होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अंदर आने की टेंडेंसी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लीस्ट नेगेटिव हो जाएगी। एक एग्जांपल। सर ये जैसे मैक्सिमम पॉजिटिव नियॉन की होती है, मिनिमम पॉजिटिव हीलियम की होती है, उसमें भी यही रीजन देंगे? नहीं, नोबल ग्रुप नोबल गैस में बिल्कुल रीजन नहीं लगेगा। नोबल गैस में जो भी आंसर है वो एक्सपेरिमेंटल है, कोई एक्सप्लेनेशन हम लोग के लेवल पे है ही नहीं। ओके सर। वहां बिल्कुल ऑड सा एग्जांपल आता है, सबसे ज्यादा हीलियम नियॉन जो हम लोग बोले होना ही नहीं चाहिए। यस सर। यस सर, उसी का रीजन नहीं पता चल पाया अभी तो तक। रीजन कोई है भी नहीं अपने लेवल पे। ओके सर। एग्जांपल नंबर 7 देख लीजिए, हमको लग रहा है इसमें कुछ बताने पूछने के लिए है नहीं। देखिए सर यहाँ पे जो ये नेगेटिव लगाते हैं इसका मैग्नीट्यूड तो कुछ अच्छा, आपकी है आवाज बहुत कट रही है। नहीं, तो बस ये बताता है ना कि एनर्जी रिलीज हुई। सर हम बोल रहे हैं यहाँ जो नेगेटिव लगाते हैं इसका मैग्नीट्यूड से तो लेना देना है नहीं ना, मतलब सर ये तो ये बता रहा है कि नहीं, उस बच्चे की आवाज बहुत कट रही थी, क्या पूछ रही है बताओ। सर हम पूछ रहे हैं यहाँ जो नेगेटिव लगाते हैं हम्म, इसका मैग्नीट्यूड से तो लेना देना नहीं है ना सर, ये नेगेटिव तो बस साइन, ये नेगेटिव बताता है साइन, नेगेटिव साइन सिर्फ आपको ये बताता है कि एनर्जी एक्सोथर्मिक है, सिस्टम से एनर्जी सर। बाहर जा रही है, बस। ठीक है सर। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में सब तो नहीं, हाँ एक आध पॉइंट हम लोग के काम के हैं, वो भी अगर एग्जामिनर बिल्कुल एनसीईआरटी माइक्रोस्कोप से देख के क्वेश्चन बनाने की कसम खा ले तब और देखा जाए। Some of the physical properties of 16 elements are given in table
ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, वेल नोन है, हम पहले से जानते हैं। सेलेनियम टेल्यूरियम मेटलॉइड है, पोलोनियम मेटल। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, शार्ट लिव्ड है, यह यूरेनियम और थोरियम के डीके प्रोडक्ट के रूप में नेचुरली अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ऑल दीज एलिमेंट एक्सिबिट एलोट्रॉपी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमारे काम का है। अब देखो यहाँ एनसीईआरटी ने ये जो लिखा है ये जनरल स्टेटमेंट है, क्यों? नहीं तो एनसीईआरटी अपने एक पॉइंट का कॉन्ट्रडिक्शन कर रही है। जब एनसीईआरटी बोल रही है कि पोलोनियम मेटल है तो एलोट्रोपी नहीं करना चाहिए शो। एलोट्रॉपी शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एलोट्रॉपी का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज, यस सर, और सेल्फ लिंकेज मेटल की प्रॉपर्टी होती नहीं। यस तो सर, इसको आप इस यहाँ से सेंस ले सकते हो कि इसका मतलब जो पोलोनियम में बोल रही है कि ऑल दीज एलिमेंट एक्सिबिट एलोट्रॉपी, तो इसका सेंस यहाँ से आप ले सकते हो कि इसका मतलब है कि यह पोलोनियम को एक्सक्लूड करके बात कर रही है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, शार्ट लिव्ड है, और ऐसे भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की केमिस्ट्री हम लोग के कोर्स में नहीं। तो अदरवाइज अगर इस स्टेटमेंट को बिल्कुल एक्यूरेट लिखना हो तो हम बोलेंगे एक्सेप्ट पोलोनियम ऑल अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप शो एलोट्रॉपी। ठीक है, यस सर। आगे द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, नेचुरल सी बात है जब ऊपर से नीचे तरफ जाएंगे तो एटॉमिक मास और साइज बढ़ेगा और वन डाय फोर्स ऑफ एक्शन बढ़ेगा, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक, अब एक चीज है इसे आपको जानना चाहिए, देखिए जरा, द लार्जर डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, आगे एनसीईआरटी ने रीजन दिया है, जरा देखो। अब हम लोग इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, जो पुराना चैप्टर में हमने आपको रीजनिंग लिखवाई थी उसी रीजनिंग से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप बताइए नाइट्रोजन फैमिली में कौन डाई एटॉमिक था? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। बाकी लोग पॉली एटॉमिक। टेट्राएटॉमिक। जब आप पॉली बोलोगे तो इसका मतलब नंबर फिक्स नहीं है, जबकि नंबर फिक्स था ना। यस सर। ये ऑक्सीजन हो गई, एक मॉलिक्यूल की साइज, और ये फास्फोरस हो गया, एक मॉलिक्यूल का साइज। तो नाइट्रोजन डायटॉमिक थी, बाकी लोग टेट्राएटॉमिक थे। यहां आ जाओ, ऑक्सीजन डायटॉमिक है और बाकी लोग ऑक्टाएटॉमिक है भाई। अब जरा देखो, ऑक्टा एटॉमिक है, हाँ बेटा, सेलेनियम भी ऑक्टा एटॉमिक है। जब हम जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं बेटा, तो हम जैसे वहां मैं बताऊं नाइट्रोजन की बात करूं, जब आप बोलते हो कि बिस्मथ, हमने क्या बोला कि नाइट्रोजन डायटॉमिक है, बाकी लोग ऑक्टाएटॉमिक है। तो अगर कोई हमसे पूछ ले बिस्मथ भी क्या ना, क्यों? मेटल्स एटॉमिसिटी एक से ज्यादा होती ही नहीं। अगर सेलेनियम की बात करोगे तो नो डाउट सेलेनियम ऑक्टाएटॉमिक, लेकिन अगर कहोगे पोलोनियम ऑक्टाएटॉमिक है क्या? नो, मेटल है, और मेटल की एटॉमिसिटी एक से ज्यादा नहीं होती, कैटनेशन नहीं होता, सेल्फ लीकेज नहीं होती। ठीक, अब इस बात को हम लोग इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं जो यहां हमने नीचे लिखा, मतलब नीचे अंडरलाइन किया। देखिए, कह रहे हैं द लार्जर डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये बात समझ में आया क्यों हो रहा होगा? भाई मान लो ये ऑक्सीजन 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 के मॉलिक्यूल कैसे छोटे हैं, अगर ये मॉलिक्यूल छोटे हैं तो इनके बीच का वन डाय फोर्स ऑफ एक्शन कम होगा। लेकिन अगर सल्फर का एक मॉलिक्यूल एसिड है, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके बीच का वन डाय फोर्स ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और अगर वन डाय फोर्स ऑफ एक्शन ज्यादा हो जाएगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन की तुलना में क्या हो जाएगा? मच मोर ग्रेटर बढ़ जाएगी। यही चीज नाइट्रोजन फास्फोरस के लिए पूछी जा सकती है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में जो नाइट्रोजन और फास्फोरस के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, उतना ज्यादा डिफरेंस फास्फोरस और आर्सेनिक के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में नहीं होगा। तो वेल नोन नहीं होगा भाई एटॉमिसिटी। फास्फोरस की एटॉमिसिटी 4 है, इसकी एटॉमिसिटी 4 है, तो बस दोनों के 4 एटम है, साइज बढ़ेगी, थोड़ा सा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आर्सेनिक का बढ़ेगा। लेकिन जब नाइट्रोजन से कंपेयर करोगे, नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी 2 है,
तो इसके तुलना में फास्फोरस का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वही रीजन यहाँ भी है। The basis of their atomicity. Oxygen exists as a diatomic molecule, wherever sulfur exists as a polyatomic molecule. ठीक, इस पे कुछ बातें और कर लेते हैं। अगर आप बोल रहे हो S8 है, तो S8 से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक का आंसर दीजिए। स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्राउन शेप। क्राउन शेप। पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर हम पूछ लें सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 विद हाउ मेनी लोन पेयर? 2। तो हाइड्राइजेशन sp3 है, लोन पेयर 2 है। तो किसी एक सल्फर के चारों तरफ स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, बेंट। और अब सल्फर के एक मॉलिक्यूल में कितने बेंट स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हैं, 8। और ये 8 बेंट स्ट्रक्चर मिल करके ओवरऑल मॉलिक्यूल को शेप क्या दे देते हैं, क्राउन शेप। सिमिलरली फास्फोरस को याद करो, फास्फोरस का हाइड्राइजेशन sp3 था, और किसी एक फास्फोरस के चारों तरफ जो शेप आ रहा था वो पिरामिडल था। लेकिन ओवरऑल जब P4 मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे थे तो 4-4 पिरामिड आपस में जुड़ा था। यस सर। और अगर 4-4 पिरामिड आपस में जुड़े थे तो स्ट्रक्चर कैसा मिला था, टेट्राहेड्रल। हाँ, अगर आपसे बोल दिया जाए कि यहाँ सल्फर के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, टोटल S8 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, टोटल नंबर ऑफ एटम -1 + 1 8। आप बताओ इस सिग्मा बॉन्ड बनने में कितने परसेंट S कैरेक्टर, कितने परसेंट P कैरेक्टर? 75% p कैरेक्टर, 25-75। वही है कहानी जो फास्फोरस वाली थी। यस सर। आप बताइए सल्फर का लोन पेयर कहाँ पाया जाता है? द लोन पेयर ऑफ सल्फर ऑक्युपाइज sp3 है, एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। हाँ, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर इस S8 को हम हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं HT, यानी करीब करीब 1000 केल्विन के आसपास, तो ये हमको दे देता है S2। इसका नाम बताइए। S2 का नाम बताइए। सल्फाइड, वेपर फेज सल्फर। सल्फर। पेपर फेज सल्फर। इसमें और ऑक्सीजन में समानता क्या है? दोनों पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक। पेपर फेज सल्फर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या समानता है? तो हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर लाइक डाई ऑक्सीजन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर लाइक डाई ऑक्सीजन। और जैसा कि नाम से आपको दिख रहा होगा, आपने लिखा पेपर फेज सल्फर, यानी इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है। जैसे O2 गैस है, वैसे H2 की फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है। नाम से पता चल गया पेपर फेज सल्फर है। इसके स्ट्रक्चर को जिसे आपने, नहीं कोलाइडल नहीं है बेटा, कोलाइडल सल्फर एलिमेंटल सल्फर नहीं, एलिमेंटल होता है वहां पहली बात। हाँ, एटॉमिसिटी भी उसकी आपको क्या रखना, 1 रखनी है। यस सर। एटॉमिक फॉर्म, और वो भी मीडियम एक्वस हमेशा होना चाहिए। यस सर।
आप बताइए जिसे क्राउन शेप्ड आप स्ट्रक्चर नाम दे रहे हो, इसका और कौन सा नाम है? मान लो इसके अलावा कोई दूसरा नाम है, वो आ जाए तो? चेयर फॉर्म। चेयर चेयर ये चेयर नहीं फॉर्म होता बनाता है भाई। सर। चेयर ये वाला होता है, वो S6 भी बनाता है। जो क्लास पढ़ेंगे पढ़ेंगे। चेयर ये है, किसी को साइक्लो चेयर ये। इसका दूसरा नाम बताइए। लक्कड़ या कुछ तो था। हाँ, पकड़। या इसी को बोलते हैं स्टेजर्ड। तो ये 3 नाम से जानते हैं। हाँ, बहुत कॉमन नेम जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो है क्राउन शेप। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें जरा हम आपसे बात कर लें। एक्चुअली सारी कुछ चीजें हम लोगों ने, अगर एक चैप्टर किसी बच्चे ने नाइट्रोजन अच्छे से तैयार कर लिया तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में 80% चीजें कॉमन है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, इस ग्रुप का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए क्या क्या होगा? इस ग्रुप का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए। -2 -2 +4 +6। देखो, सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6, अगला होगा +4 और अगला होगा -2। अब रेंज पूछा जाए तो +6 से -2 के बीच में कुछ हो सकता है, लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये लो। आप बताइए, जो +6 इसे क्या नाम दिया था? ग्रुप ऑक्सीडेशन। ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर। +4 क्यों मिला था? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। -2 क्यों मिला था? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ऊपर, अब इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो ऊपर से नीचे तक जाने पर +6 स्टेबिलिटी कम होगी, +4 की बढ़ेगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। -2 की क्या होगी? डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करेगी, क्योंकि जब ग्रुप में ऊपर से नीचे तरफ आप जाते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक, आइए एक बार की रीडिंग लगा देते हैं। नहीं, अभी एक थोड़ा सा और बात कर लें फिर रीडिंग लगाएंगे। अब जरा बताइए, जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज बताई, क्या इसको इस ग्रुप के सारे एलिमेंट फॉलो करते हैं क्या? नहीं। नो सर। कौन नहीं फॉलो करता? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के सारे पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए। -1/2 -1 +1 +1 +1 +2 +2 और 0 ऑक्सीजन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बताइए। OF2 OF2। O2F2। स्टेबल है अनस्टेबल? यस सर, O2F2। स्टेबल OF2 स्टेबल। यहाँ ऑक्सीजन और ओजोन, ओजोन, सल्फर, सुपरऑक्साइड। कितने सुपरऑक्साइड है? पोटेशियम रुबिडियम लिथियम। पोटेशियम रुबिडियम में कितने सुपरऑक्साइड हैं? 3। यस सर, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। -1 में पेरोक्साइड। पेरोक्साइड। कितने ऐसे पेरोक्साइड्स को जानते हो जहां पाई जाने वाली सारी की सारी ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड बनाती है? H2। तो H2O2 है। बेरियम पेरोक्साइड। और उसके लिए हम लोगों ने निमोनिक ना करो, रब से शरारत बढ़ रहा पारा। नहीं पता है से तो नहीं पता है। बढ़ रहा है पारा। पूरी केमिस्ट्री में अगर मेटल के साथ, पूरी केमिस्ट्री में अगर कहीं मेटल के साथ ऑक्सीजन पाई जा रही है, केवल बॉन्ड बनाती है।
तो वो इतने ही है, बाकी नॉन मेटल हो सकता है, जैसे H2O2 भी आपने बोला। ना का मतलब है सोडियम, करो का मतलब है पोटेशियम, रब का मतलब है रूबिडियम, सी का मतलब है सीजियम, शरारत का मतलब है स्ट्रॉन्शियम, पढ़ का मतलब है बेरियम, रहा है का मतलब रेडियम, है पारा, है पराक्साइड। और वहां मैंने आपको इससे एक जनरल रिएक्शन भी बताई होगी कि ढेर सारी रिएक्शन हम लोग इससे लिख लेते हैं, कई क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाते हैं। तो ढेर सारी रिएक्शन में क्या होता है, इनमें से किसी भी ट्रू मेटल पराक्साइड को आप ले लीजिए जो पसंद हो, किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए या वाटर के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, आपको हमेशा मिलेगा अकॉर्डिंग टू बैलेंसी मेटल का हाइड्रोक्साइड साथ मिलती है। सर यहाँ पे हीट होना चाहिए ना, मतलब जो टेम्परेचर होगा वो गर्म होना चाहिए ना यहाँ पे। नहीं ना करो, ये तो ज्यादा पर एक क्वेश्चन आया था Elevated temperature. बाय का, तुमने क्वेश्चन भेजा था ना वो वाला। हाँ हाँ, हाँ कौन सा? कोल्ड वाला था, कोल्ड कार्बन डाइऑक्साइड वाला। हाँ हाँ। चेक करना पड़ेगा यार कुछ मोबाइल पे, सर बताते हैं अभी रुक के। सर आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दे रहे, आप देख लीजिएगा वो क्वेश्चन। सर ये ट्रू मेटल पेरोक्साइड लिखा है। हाँ हाँ, ट्रू मेटल पराक्साइड। चलिए, अब इसके बाद हम लोग इसकी रीडिंग लगा लेते हैं। The elements of group 16 exhibit a number of oxidation states. The stability of -2 oxidation state decreases down the group. Already ये सारी चीजें हम लोग पहले से जानते हैं। पोलोनियम हार्डली शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? मेटल है भाई, जब मेटल है तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करेगा? Since electronegativity of the oxygen is very high, it shows only negative oxidation state as usual. ये चीज चूंकि एनसीईआरटी लाइन की हम बात कर रहे हैं, कल को अगर कोई पूछ लेता है कि आखिर ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों शो करता है, केवल 2 कंडीशन में प्लस शो करता है, तो रीजन यही है कि पीआई टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे ज्यादा ऑक्सीजन है फ्लोरीन, और फ्लोरीन से 2 ही इसके कंपाउंड होते हैं। तो देखो यहाँ एनसीईआरटी ने क्या लिखा कि सिंस electronegativity of oxygen is very high, it shows only negative oxidation state as -2। तो पहला ये हो गया कि ये सिर्फ माइनस शो करती है, और क्यों करती है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। अब प्रश्न उठता है 2 जगह प्लस शो करती है, क्यों? इससे भी ताकतवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाता है। तो बात हम लोगों ने कर लिया। अब अदर एलिमेंट्स आप इस ग्रुप की बात करें तो वेरिएशन तो पूरे रेंज में जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या बोला? मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हम लोगों ने लिखा था, कितना आर द मोस्ट कॉमन। तो मोस्ट कॉमन +4 +6 एंड -2। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक चुनना हो तो याद रखो, जैसे जैसे नीचे जाते हो -2 शो करने की टेंडेंसी कम होने लगती है। तो अगर इनमें से कहीं हमको एक आध बार क्वेश्चन आया हुआ कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस ग्रुप, तो अगर ऐसे कहीं ऑप्शन मिलता है +6 +4 -2, बेस्ट आंसर है। लेकिन अगर ये आंसर नहीं है तो +6 +4 को ले सकते हो, क्योंकि -2 नीचे जाने पर पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे पोलोनियम की एनसीईआरटी क्या लिखा? हार्डली शो करती है। सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। वो क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड is prepared in lab by passing carbon dioxide into barium peroxide. बेरियम। सर आपके व्हाट्सएप पे सेंड किया है एक बच्चे ने। अच्छा, यस सर।
Hydrogen peroxide is prepared in the lab by passing barium peroxide in cold, adding MnO2 to dilute H2SO4, ये तो नहीं हो सकता. By passing PbO2 नहीं हो सकता. By adding to cold water. फिर इसका फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं था? आंसर देखो क्या दे रहे Yes, sir. हैं. पासिंग CO2 बेरियम पेरोक्साइड पेस्ट इन कोल्ड. तो ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं है. हाँ सर, और जो फोर्थ वाला था वो मुझे लगा. सुनो, अभी हमने क्या कहा? हमने कहा कोई डाइल्यूट एसिड ले लीजिए. पहले देखो हमने यहाँ नीचे क्या लिखा. हमने आपसे क्या बोला? हमने कहा कोई डाइल्यूट एसिड ले लीजिए या वाटर ले लीजिए. हमने वीक एसिड नहीं बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बोला, डाइल्यूट एसिड. डाइल्यूट एसिड से क्या सेंस है? वाटर भी होगा ना? मतलब उसमें झमाझम वाटर होगा. हाँ सर. तो अगर चौथा ऑप्शन आपके पास ना होता और ये देते नन ऑफ दीज, तब भी हम सेकंड आंसर ले लेते. सर इसमें आंसर सेकंड गिवन था, फोर्थ था ही नहीं. अच्छा, नहीं आंसर क्या दे रहे हैं? सेकंड. यस सर, सेकंड. मेरा Right. फोर्थ आ रहा था. हमने कहा सेकेंड में कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज तो दोनों में है, और हमने बस ये पढ़ा है कि सर H2O2 पेरोक्साइड लिंकेज जब जहाँ पर होता है उससे प्रिपेयर होता है. नहीं, देखो हमने क्या कहा. हमने कहा अगर चौथा ऑप्शन आपके पास ना होता और चौथे ऑप्शन में लिखा होता नन ऑफ दीज, तो हम सेकंड आंसर ले लेते. क्यों ले लेते हम सेकंड आंसर? क्योंकि The best of all. इन्होंने दिया था BaO2 पेस्ट. तो हम यही मान के चल रहे हैं कि इन्होंने जो पेस्ट बनाया है, ये पेस्ट किसके साथ लिया होगा? वाटर के साथ. भाई पेस्ट का मतलब BaO2 लिक्विड तो है नहीं, सॉलिड है. तो अगर आप इसका पेस्ट बना रहे हो तो किसके साथ पेस्ट बना रहे हो? वाटर के साथ ही पेस्ट बना रहे हो. और इस कंडीशन में वाटर से डायरेक्ट अगर हम रिएक्शन करवाएं तब भी हमको H2O2 मिल जाएगी. और अगर हम मान लें कि पेस्ट आप वाटर के साथ बना रहे हो, वाटर के साथ, तो अगर वाटर के साथ पेस्ट बना रहे हो, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड भी पास कर रहे हो, तो एसिडिक मीडियम भी आपने प्रोवाइड कर दिया. भाई आप बताओ, Yes, मेटल sir. पेरोक्साइड को या तो आप डाइल्यूट एसिड के साथ ले लो या तो वाटर के साथ ले लो, ये मिल जाता है. अब आपने Yes, बोला sir. बेरियम पेरोक्साइड का पेस्ट है, तो पेस्ट किसमें बनेगा? आयनिक कंपाउंड है, तो किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाएंगे, वाटर में तो पेस्ट बनाएंगे. तो अभी हमने क्या बोला? अगर बेरियम पेरोक्साइड को आपने वाटर में ले लिया तो भी ये टूट करके देगा बेरियम हाइड्रोक्साइड और H2O2. और ऊपर से आपने क्या किया? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी पास कर दिया. तो आपने दोनों चीजें सर पूरी कर दी. डाइल्यूट Yes, एसिड, sir. वाटर दोनों डाल दिया. लेकिन अगर इन्होंने सर थर्ड, अगर ऑप्शन, यस सर, सर अगर ऑप्शन में सर अगर ऑप्शन में एसिड दिया था तो मतलब फोर्थ वाला सही होता फिर ना. अगर जैसे यहाँ पे एसिड तो दिया देखो, नहीं है, खाली वाटर बस दिया है. ये पहली बात. अब यही कह रहे हैं ना कि अगर इनमें हम देखें, यस सर. by adding sodium peroxide to cold water. इसमें एसिडिक मीडियम नहीं होगा ना? यस सर, वही पूछ रहे. अगर एसिडिक मीडियम लिखा होगा तो फिर वो बेस्ट ऑप्शन वो भी हो जाएगा. यहाँ पे गिवन नहीं है तो इसलिए हम लोग सेकंड को चूज कर रहे हैं. नहीं, एक चीज गड़बड़ हो सकता है कि जो सेकंड ऑप्शन है उसमें दोनों चीजें इन्होंने प्रोवाइड कर दिया. Yes, sir. मॉइस्चर भी दे दिया और एसिडिक मीडियम भी दे दिया. ये क्वेश्चन कहाँ से? गाइड का क्वेश्चन है क्या? यस सर. अरे यार, तुम लोग 20 बार बोले कहीं किसी एग्जाम का क्वेश्चन, तो IAS का क्वेश्चन ले आओ ना. एग्जाम का क्वेश्चन करने से बेटा ना कि वो एग्जामिनर्स मतलब वो वेरीफाइड क्वेश्चंस होते हैं. और गाइड का क्वेश्चन मान लो हमको क्वेश्चन बनाना हो तो हमारे दिमाग में क्या चला उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ चेप दिया उठा करके, लो भैया ये होता है. यस सर. पहली बात, अगर टेक्निकली देखा जाए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. दो आंसर सही है.
यस सर। अगर आप सोडियम के पेरोक्साइड को ले रहे हो तो हीट करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्टिव मेटल है, नॉर्मल वाटर में भी रिएक्शन कर लेगा, दोनों में H2O2 बन जाएगा। यस सर सर, बस लेकिन यही इसमें पूछना था। एसिडिक मीडियम तो है नहीं ना, Na2O2। यार लेकिन हमने अगर नहीं होगा तो कर रहे चूज हो ना, कर लेंगे, वही तो। Na2O2 में एसिडिक नहीं है, चलिए आपने कह दिया कि ठीक है हम पहले वाले से बना लेते हैं, सेकंड वाले से। लेकिन आप याद करो यस ब्लॉक में हमने आपको जब रिएक्शन या यस ब्लॉक पढ़ लेना एनसीईआरटी उठा के, जब रिएक्शन हम लोगों ने इनके ऑक्साइड पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड की वाटर से करवाई थी, सर डायरेक्ट बन गया था H2O2। डायरेक्ट मिल गया था, यस सर। तो टेक्निकली देखा जाए क्वेश्चन गलत, दो आंसर सही है। यस सर। अब जब ये तो जबरदस्ती करने वाली बात होगी ना कि भाई चौथे में आपने सिर्फ एक्वस मीडियम दिया है और जबकि दोनों कंडीशन में बनता है और दूसरे ऑप्शन में दोनों कंडीशन मिल रही है, यस सर, यही वाला। तो फिर प्रश्न ये भी तो उठेगा ना, आप पेस्ट दे रहे हो, अगर आप पेस्ट दे रहे हो तो इसका मतलब H2O बहुत ज्यादा नहीं है, अगर H2O बहुत ज्यादा नहीं तो अगर आपको H2O2 बनाना और बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो हमें ढेर सारा हाइड्रोजन भी तो चाहिए, वाटर भी तो चाहिए। भाई कंट्रोवर्सी करना हो क्वेश्चन पे तो ढेर सारी बातें की जा सकती हैं कि जब रिएक्शन करके आप H2O2 बनाओगे और बेरियम का हाइड्रोक्साइड बनाओगे तो हमें वाटर ढेर सारा चाहिए, और आप बोल रहे हो पेस्ट है, इसका मतलब वाटर ही यहाँ बहुत कम है, और जबकि वाटर एक्सेस में हमें चाहिए। वही टेक्निकली क्वेश्चन सही नहीं है, दो आंसर सही है। गूगल कहीं सर्च करके देखा कोई ऐसी वो? नो सर। भाई इसमें एक रिएक्शन तो चलो हम लोगों ने पढ़ा है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाए तो ये देता था पोटेशियम का कार्बोनेट और निकल रही थी ऑक्सीजन गैस। ये तो पढ़ा है ना वो इस ब्लॉक में। यस सर। अब मान लो इसी में कह रहे हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का पेस्ट है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का पेस्ट है, तो अब क्या होगा भैया? H2O2 तो बनेगी ही बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड है और जो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, करेस्पॉन्डिंग बोला ना अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? पोटेशियम का कार्बोनेट। तो ये तो जबरदस्ती वाली बातें हो गई ना, कि हमने सोचा ऐसा होता है, रिएक्शन ये होती है, इनको आपस में ऐड कर दिया। इसीलिए कहते हैं बेटा गाइड के क्वेश्चन ना करो, किसी एग्जाम का आया क्वेश्चन करो, कोई मैटर नहीं करता। आप इंजीनियरिंग का करो, आप एम्स का करो, आप IAS PCS का कहीं मिल जाए क्वेश्चन उसको करो आपके टॉपिक के, लेकिन वो क्वेश्चन वेरीफाइड होते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं 10 प्रोफेसर उसे चेक करता है, वैसे हवा में नहीं जाते। और गाइड वाले क्वेश्चंस का कोई भरोसा नहीं है, जो दो लोग लिख रहे हैं वो अपना सोच लिए ऐसा हो रहा है, उठा के रख दिए, दो आंसर सही है। अब जब दो आंसर सही होगा तो कहोगे ना कि फिर ये होता है सर मोस्ट एक्यूरेट कौन सा लें? सर गूगल पे मैंने चेक किया तो बस वही दिखा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पास करा के बेरियम ऑक्साइड के ऊपर तब बनता है H2O2। ड्राई बेरियम पेरोक्साइड पे सर उसमें खाली बेरियम ऑक्साइड गिवन है और पासिंग विद CO2। अरे तो हो ही नहीं सकता फिर। सर रिएक्शन ही नहीं होगी ड्राई पे। अगर बेरियम पेरोक्साइड में ये पास कर दोगे तो तुमको Yes, sir. मिल जाएगा बेरियम का कार्बोनेट यस और सर। साथ में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। H2O2 बनाओगे sir. तो चाहिए। हाँ सर, फिर रहने दीजिए वाला क्वेश्चन, टाइम कंज्यूम हो रहा है। सर हो गया, समझ नहीं, में आ गया। नहीं अभी हमने क्या आंसर ना हो ना बीज दिया गया हो तो सेकंड आंसर हम ले लेंगे, चौथा ना दिया गया हो ना बीज दिया गया हो सेकंड ले लेंगे। चलो व्हाट्सएप कर दियो, हम लोग आपस में कल कोचिंग आएंगे तो और टीचर जो हमारे साथ हैं उनसे भी एक बार हम डिस्कस कर देखेंगे कि कहीं फैक्चुअल कोई पॉइंट तो नहीं, तो मतलब कहीं ये दिया गया हो और ऐसा होता ही हो। अगर ऐसा कुछ है तो अलग बात है, अदरवाइज जो सर एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है। नहीं एनसीईआरटी में तो नहीं है यार, एनसीईआरटी तो हम लोग अब कहीं गलती से कुछ बच जाए तो अलग बात है, नहीं तो एनसीईआरटी जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एक तो लाइन नहीं कहीं छूटने पाई। हाँ आगे
sulfur, selenium and tellurium usually shows +4 oxidation state in their compounds with oxygen and 6 with, देखो एक important point, कारण बताओ। तो देखो sulfur, selenium and tellurium usually shows +4 oxidation state in their compound with oxygen and +6 with fluorine. कोई भी एलिमेंट अपना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तभी शो करता है जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े, पहली बात। दूसरी बात है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज उतना ही ज्यादा होता जाता है जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब जुड़े हुए एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती चली जाती है। बस डी ब्लॉक में इसका उल्टा हो जाएगा। डी ब्लॉक में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। और यहां जब आप बोल रहे हो स्पेशली इसके केस में तो ये बोल रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है, लेकिन सल्फर के साथ ये लोग +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। लेकिन ये बात बहुत सही नहीं है। क्यों? देखो इसको अभी हम लोग प्रूव कर देते हैं। हमारे पास H2SO4 है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। हमारे पास SO3 है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। तो इसीलिए देखो एनसीईआरटी ने एक वर्ड क्या बोल दिया है, यूजुअली। कहाँ का है? सल्फर सेलेनियम इतना सो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड विद ऑक्सीजन। अच्छा यूजुअली वर्ड नहीं बोला है। तो ये जो बोल रहे हैं स्टेटमेंट के रूप में ये बात सही है, इसके ढेर सारे हमें अपवाद मिल जाएंगे बेटा। तो जनरली अगर आप बोलो तो ये स्टेटमेंट सही है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइजेस बाय हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिव जितनी ज्यादा होती जाएगी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने की क्षमता उतनी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है? यस सर। यस सर। आगे द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऐसा हम लोग सब जानते हैं पहले से। अब एक चीज है, इस पे बात आपसे पहले कर चुका हूं, देखिए जरा क्वेश्चन भी मैं पूछ चुका हूं। ये बात समझ में आती है ना? इस पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी हमने आपसे कार्बन फैमिली में पूछा था 3-4। ये हर ग्रुप में ये सब चीजें कॉमन है, किसी एक ग्रुप को ध्यान रखो, हर जगह काम आएगी। जरा बताओ भाई SnCl2 SnCl4 में कौन ज्यादा आयनिक है? SnCl2 आयनिक है। SnCl2। SnCl2। कौन वोलेटाइल है? SnCl4। SnCl4। Cl4। किसकी हाइड्रोलिसिस होगी? Cl4। SnCl4 की। Cl4। किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? SnCl2। बस Cl2। हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन किया था, वही एक लाइन दे रहे हैं। तो यूजुअल सी बात है कि पोलराइजिंग वॉइस बढ़ जाएगी, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, तो उसमें कुछ बताने की सर वॉइस बहुत लैग हो रही है आपकी। लैग हो रही है सर मेरी? जी जी। अरे यार लाइट नहीं है आपके यहाँ? लाइट से वॉइस से क्या मतलब होता है? वीडियो भी ऑफ कर दिया का इशू का। अच्छा क्या सर? नहीं वीडियो ऑन होने में हो सकता है ना कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। चलो मैं वीडियो कर देता हूँ, तस्वीर हो जाए। चलिए अब एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन अभी हो रही है। बेटा वॉइस आप बोलिए, अब सही लग रही है। आ रही है, क्लियर आ रही है? हाँ यस सर सही है। तो वीडियो के चक्कर में होता है ना। अच्छा शाम को थोड़ा सा नेट भी गड़बड़ करने लगता है। आइए देखा जाए तो द एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, याद करो ये हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। बोरान फैमिली में बोरान, कार्बन में कार्बन, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में फ्लोरीन। इनकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के रिमेनिंग मेंबर्स की तुलना में अलग सी होती है। कारण क्या था? स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनिक पोटेंशियल होती है, ग्रेटर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं।
ना। चलिए अब जरा देख लीजिए लास्ट में एनसीईआरटी ने इसमें एक लाइन लिखा है, वन टिपिकल एग्जांपल of effect of small size and high electronicity is the presence of strong hydrogen bonding in water which is not found in H2S। अच्छा एक बात बताओ जरा, इतने को जोड़ो और फिर मैं इसको पीछे लेके चलूं, स्मॉल साइज, बस इतनी बात को बताओ जरा, नाइट्रोजन में इसका मेजर इफेक्ट कहाँ था? इस स्मॉल साइज के कारण जो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के रिमेनिंग मेंबर्स से अलग हो गई थी, तो जैसे यहाँ एनसीईआरटी हाईलाइट कर रही है इवन टिपिकल एग्जांपल ऑफ इफेक्ट ऑफ स्मॉल साइज, और नीचे दे रही है, तो नाइट्रोजन के केस में क्या बोलोगे, कौन सा टिपिकल एग्जांपल होगा स्मॉल साइज का? NH3 अमोनिया। नहीं नहीं नहीं, हायर हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड लीस्ट रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन। यस सर, वही हम ही करने वाले थे। नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन से भी बहुत कम है, यही रीजन है तुम्हारे एटमॉस्फेयर में 80% नाइट्रोजन है और 20% ऑक्सीजन। तो अगर नाइट्रोजन के केस में हम यही लाइन ले लें और आगे बोल दें नाइट्रोजन के केस में हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ डाइनाइट्रोजन। स्मॉल साइज का वहां ये इफेक्ट था। और अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक होती है भाई। यस सर, बहुत वीक होती है। वैकेंट आइटम ये सब तो हम लोग मालूम जानते हैं। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, यहाँ पे बस एक पॉइंट केवल हमें आपको औरों से जो अलग है उसे हाईलाइट करना है बस। फिर एक बात बताइए, अगर ये लोग हाइड्रोजन से रिएक्शन करें और रिएक्शन करके हाइड्राइड का फॉर्मेशन करें, H2O और H2T, बाकी सारी चीजें नाइट्रोजन जैसी ही हैं, ध्यान दो, थर्मल स्टेबिलिटी कम, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, पावर ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, स्पेस करेक्टर कम, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, यही सब। एक चीज केवल यहाँ ऐड कर देना है, क्या यह सही है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, तो इसका मतलब H2O की रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, सबसे कम। बस इसे ही चेंज कर देना है कि H2O ही रिड्यूसिंग नहीं होता, बाकी सब रिड्यूसिंग होते हैं। तो देखो एनसीईआरटी ने एक लाइन दिया, ये बाकी जो कुछ नाइट्रोजन ने पढ़ा था सारी चीजें सच है। हाँ, बल्कि एक चीज और है, नाइट्रोजन में अमोनिया और एंटीमनी के हाइड्राइड के में मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का अमोनिया का ज्यादा हो गया था, बॉइलिंग पॉइंट देखें तो एंटीमनी के हाइड्राइड का ज्यादा हो गया था, और यहाँ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ वाटर का ज्यादा है, सबसे ज्यादा। तो यहाँ ऑर्डर में कोई पंगा नहीं है कि बस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन एंड वाटर बिकम्स मैक्सिमम, वाटर का मैक्सिमम हो जाता है। ये आप लोग की क्लास कब तक है बेटा, एक बार बताना, क्योंकि बैक टू बैक 3 क्लासें लगी हैं शायद। एक बार शेड्यूल देख ले यार, नहीं तो मतलब अगर सर लास्ट क्लास में भी आपकी क्लास थी लेकिन आप नहीं आए थे। नहीं उसमें आज अभी शुरू नहीं देख रहे थे, पता नहीं कैसे हैंग कर गया था, तो दोनों केबल निकाल के डाल के फिर चला रहे, तो शुरू थोड़ी देर चल ही नहीं रहा था। सर क्लास घर से लेते हैं क्या? कोचिंग से तो जो हालत है बेटा, कोचिंग से अगर एक दिन क्लास ले लेंगे ना तो हो चुका था। सर डीपी सर तो वहीं से लेते हैं थे। कोचिंग से? जी जी। नहीं तो उनकी कब, शाम को लगती, दोपहर में? जी कभी भी, जब भी होती, लेकिन शाम को इतना टाइम नहीं। स्टूडियो से लेते। अच्छा, सर ने भी तो ली थी पर सर में तो दिक्कत आ रहा है ना, तभी ना सर करते। कोचिंग से हमने 1-2 बार कोशिश की है कुछ क्लासें ऑनलाइन लेने की, लेकिन पता नहीं, मतलब सर मनीष सर की भी क्लासें वहीं से होती हैं। कोचिंग से? जी पता नहीं यार, हमारे साथ भी कुछ होता होगा, हम जितनी बार कोशिश की उतनी बार नहीं हो पाई है क्लास।
सर आप एक बार मनीष सर से पूछ लीजिए। सर सबसे ज्यादा मिश्रा सर हाईटेक हैं, सब कुछ जानते हैं। हम मिश्रा सर तो बहुत कुछ, यस जब सर। पहले कुछ नहीं जानते थे, लेकिन लॉकडाउन में वो सबसे स्मार्ट हो गए। यस सर, बहुत ज्यादा हाईटेक हो गए हैं। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, अभी एक आर्टिकल हम लोग पढ़ सकते हैं, अभी 10। अब यहाँ जरा ध्यान दो, हमारे काम का क्या चीज है। तो उससे पहले मैं कंपेयर करके यहाँ बता देता हूँ, फिर बात करता हूँ। दो तरह के ऑक्साइड बनते हैं, SO2 है, SeO2 है, TeO2 है, और SO3 है, SeO3 और TeO3 है। अब अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +6 है, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी तो ऑक्सीजन, ये 3 है बेटा, तो ऑक्सीजन को निकालने की टेंडेंसी आसान हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना, ऑक्सीजन निकालने की टेंडेंसी। यस सर। तो ऑक्सीजन के किसी और से जुड़ने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। भाई जितनी ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी उतनी किसी और से जाके जुड़ेगी, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज। वॉइस नहीं आ रही। लैग हो रही सर। बिकम्स ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज। लैग हो रहा है सर। अब यही बात को आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क यार दिख तो अच्छा खासा गड़बड़ कहाँ है। आ रही है सर, इधर तो आ रही है आवाज। सर नेटवर्क अब आ रही है, अब क्लियर आ रही, अब अब आ बोल रही दिया है है। नेटवर्क यार सही दिख रहा था, चलो अच्छा। अब लो, ये क्या हो, अच्छा आ गया, गड़बड़ कर दिया क्या? नहीं सर, आ रही है आवाज आपकी, अब क्लियर आ रही है एकदम। अब एक बार हमने एक चीज कर दिया था, सही हो गया था, तो मैं दोबारा वही फिर कर देता हूँ। लीड सब निकाल, आ रही है। लीड दोनों निकाल करके फिर से डालते हैं, देखे हो सकता है। अब बोलिए सर, आ रही है आवाज। हाँ तो आ तो गई, लेकिन पेज छोटा हो गया ना, अभी पेज तो पहले बड़ा हो जाए। हाँ ऑक्साइड पे तुरंत पहुंच जाए यार, एक ऑक्सीजन वाला हो जाए तो कम से कम फिर केवल हम लोग का हाइड्रोजन वाला रहेगा। कल मान शुरू करेंगे, हाइड्रोजन रिएक्शन विद ऑक्सीजन आ गया। आ रही बच्चा, चलें आगे बढ़ा जाए। हाँ तो जरा यही वाली बात, जैसे यहाँ बोला कि नीचे की तरफ थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है तो ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी, और ऑक्सीजन अगर ज्यादा निकलेगी किसी और से जाके जुड़ेगी भी ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज। अब जरा इस साइड में आ जाओ, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी कम, सॉरी बढ़ेगी, सॉरी इनर पेयर इफेक्ट वाला है ना, +4 वाला है। यस सर। ऊपर से नीचे तरफ जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो जरा इतना बताओ, TeO2 इसी रूप में रहना चाहेगा सबसे ज्यादा। यस सर। तो इसका मतलब ना तो ये ऑक्सीजन लेना चाहेगा और ना तो ऑक्सीजन देना चाहेगा। बोलो। यस सर। अच्छा अब जरा एक बात करो, बताओ, जब हम आप बोल रहे हैं कि ये दो तरह के ही ऑक्साइड बनाते हैं, तो अगर ये दो ही तरह के ऑक्साइड बनाते हैं
अगर हम डाई ऑक्साइड को कंपेयर करें इस एलिमेंट के, तो डाई ऑक्साइड अगर कुछ कर ले तो या तो रिएक्शन करे ही नहीं, क्योंकि दो ही विकल्प है इसके पास, दो ही तरह के ऑक्साइड बनेंगे, तो या तो ये EO2 से EO3 बना ले, और या तो EO3 से EO2 बना ले, और कोई विकल्प तो इसके पास है नहीं। जरा इस रिस्पेक्ट में आओ, यहां बात करो फिर से। आप बताओ, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि TeO2 इसी रूप में रहना चाहेगा, इसका मतलब TeO2 यहां नहीं जाना चाहेगा। अरे यार ये, हाँ ये 3 था, TeO2 TO3 में नहीं जाना चाहेगा, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। ऊपर आ जाओ, नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी कम घटेगी। अगर घटेगी तो SO2 क्या करेगा? यहां से यहां जाना चाहेगा। यस सर। इसका हुआ क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो Act as reducing. दूसरे को रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट। Yes sir. इसका मतलब अगर हम ऊपर से नीचे तरफ जाएं तो रिड्यूसिंग पावर क्या करेगी? कम होगी यस सर। ना जी। Yes sir. इंटरेस्टिंग ये नहीं है, इंटरेस्टिंग ये है। देखो एनसीईआरटी और फिर सोचो, इसी तरह से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देखो जरा क्या कर रहे हैं कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाई ऑक्साइड डिक्रीज, इतना तो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया, इसमें कोई पंगा नहीं है, ये तो हम लोगों ने कर लिया। लेकिन आगे देखो, ये तो यही चीज नाइट्रोजन में भी हुआ था। अगर TeO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका अपना क्या होगा? रिडक्शन। बोलो, रिडक्शन होगा। यस सर। और अगर Yes, sir. अगर इसका अपना रिडक्शन होगा तो वापस जाना चाहिए। यस सर। और अभी आप बोले दो ही ऑक्साइड बनता, मोनो ऑक्साइड तो कोई बनता नहीं। यस सर। तो इसका मतलब या तो ये एलिमेंटल कंडीशन में जाए। यस सर। यस सर। और दूसरी चीज जरा देख लो, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट में एक लाइन अंडरलाइन करके आ रहे हो, इसको एक्सप्लेन करना, कैसे एक्सप्लेन करेंगे यही सोचना हम लोग को। और एक आप यहाँ एक लाइन एक्सप्लेन करके आ रहे हो कि सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम यूजुअली शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड विद ऑक्सीजन। तो अगर इस बात से हम बात करें तो टेलुरियम +4 शो करना भी चाहिए, एनसीईआरटी बोल भी रही है। लेकिन अगर ऐसा है और इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा है तो इसे ठीक है, आप बोल दो कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसमेंट दोनों की तरह काम नहीं करेगा, लेकिन एनसीईआरटी कह रही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको हम लोग? सर जब वो +4 टेलुरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा तो वो कम स्टेबल होगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी +2 में रहने की ज्यादा है। टेलुरियम की? जी। ये कहाँ लिखा है सर? इनर्ट पेयर के कारण नीचे ग्रुप, इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप नंबर से 2 कम होता है। +4 आएगा इनर्ट पेयर की वजह से। ग्रुप नंबर से 2 कम होता है बच्चा। बोलो। सर नहीं समझ में आ रहा है। अब ध्यान से सुनो, चलो बात कर लिया जाए। इस पूरे के लिए, इन सब के लिए अगर हम बैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 4 इलेक्ट्रॉन, टी पूरा का पूरा खाली। आप बताओ, टेलुरियम सबसे नीचे है जी। इनर्ट पेयर इफेक्ट जब पढ़ा था, जो लॉजिक दिया था उसको दिमाग में रखो। टेलुरियम के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन 3D वाले, 10 प्रोटॉन 4D वाले। भाई यहां से शुरू हो जाएगा आपका 3D और इसके क्या मिल जाएगा यहाँ 4D। टेलुरियम के न्यूक्लियस में 20 ऐसे प्रोटॉन्स हैं जहां के 7 वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है 3D10 और 4D10 में। इस 20 प्रोटॉन के कारण टेलुरियम के न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ जाएगा, और अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ जाएगा तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर एक्साइट कर पाना मुश्किल हो जाएगा तो इसका मतलब है टेलुरियम की कोशिश होगी ग्राउंड स्टेट में ही हम कंपाउंड का फॉर्मेशन करें, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में अगर कंपाउंड बनाएंगे तो हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए।
ग्राउंड स्टेट में टेलुरियम ज्यादा ज्यादा क्या कर सकता है, 2 ही बॉन्ड बना सकता है। अब अगर हम 4 बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करेंगे तो अब जाकर के 4 बॉन्ड हमारे बन जाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ चुका है, तो अगर इसे हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 4 वाला बॉन्ड हम बना भी देंगे तो इस बने हुए कंपाउंड के पास एनर्जी ज्यादा, और अगर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। एक ही तरीका अपने पास है इसे एक्सप्लेन करने के लिए, और यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट वर्ड इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट में NS के इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए जाते हैं, P के इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं किए जाते। यस सर। तो बस इतना बोल सकते हैं कि TeO2 बनने के लिए टेलुरियम को एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा, और टेलुरियम के न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अनयूजुअली बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतना बढ़ जाता है कि उसका पहला एक्साइटेशन ही मुश्किल है। अगर एक्साइट करके हम किसी कंपाउंड को बना भी देंगे तो उस कंपाउंड के पास एनर्जी होगी ज्यादा, स्टेबिलिटी होगी कम। इसलिए टेलुरियम का +4 में भी जो कंपाउंड पाया जाता है वो कंपाउंड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, और जब +4 वाला कर रहा है तो +6 वाला तो बहुत भयंकर करेगा। वो तो मालूम पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट पॉइंट आपको इससे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज कर रही है, और ऑक्साइड में टेलुरियम ट्राइऑक्साइड सबसे भयंकर ऑक्सीडाइजिंग होगा। सर अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो फिर तो ये TeO। हाँ वही हम कह रहे हैं ना, वो स्पेशल कंडीशन हो गई कि ज्यादा ये मोनोऑक्साइड बना सकता है। कोई जाना चाहेगा ना। हाँ और क्या सर तो टेलुरियम मोनो। नहीं, हमने कहा ना कि एनसीईआरटी के दायरे में अगर हम रख के एक्सप्लेन करें तो एनसीईआरटी तो सीधे सीधे कह रही है कि बस 2 तरह के ऑक्साइड बनते हैं। तो फिर एनसीईआरटी अपने इस लाइन को कैसे एक्सप्लेन करेगी? तो इसका मतलब हुआ कि स्पेशल कंडीशन में जब आप बोल रहे हो कि टेलुरियम का ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि टेलुरियम का ऑक्साइड टेम्परेरी ही सही आपको हर हाल में बनाना पड़ेगा। और अगली चीज है, इसके पहले तक हर ग्रुप में बेटा जो ऑक्साइड थे उसमें 2 चीजें पाई जा रही थी, एसिडिक थे, बेसिक थे, सॉरी एसिडिक थे, एम्फोटेरिक थे, कुछ बेसिक थे। लेकिन यहाँ जितने भी ऑक्साइड्स हैं एसिडिक है। इसका मतलब है ये कहीं पोलोनियम की कोई बात नहीं हो रही है। पोलोनियम को एनसीईआरटी पहले ही बोल चुकी है, शॉर्ट लिव्ड है, नेचुरली पाया जाता है रेडियोएक्टिव डीके के कारण। इसका मतलब उसके केमिस्ट्री को हम एक्सक्लूड करके बात कर रहे हैं। तो यहाँ जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं दे ऑल आर एसिडिक। चलिए चैप्टर जल्दी होगा, बस इसी में समय लगेगा जब तक ये सब कहानी चलेगी। उसके बाद जहां कंपाउंड्स पे आ जाओगे वहां बस खटखट केवल रिएक्शंस है, तरफ से बोलना है, सुनना है। फिर बना सकता है। हाँ बच्चा, तो सुनना तो है लेकिन लर्न करना। हाँ बेटा, सर वो तो हो जाता है लेकिन वो लर्न करना बहुत काम होता है। रिएक्शंस यस सर, कंपाउंड नहीं। बढ़ अब जाते हैं। तुम लोग अगर बोलो, आप बात तो बहुत बोल रहे हो, हमको लग रहा मौन व्रत आज तुम लोग का नहीं है, नहीं तो अमूमन तो हम देखते हैं कि हम 20 बार बोले तब मतलब परेशान हो जाते हैं यार। तो अगर तुम लोग बोलो तो रिएक्शन हम क्लास में रखवा देंगे यार। रखवा दीजिए, उससे अच्छी क्या बात। तो चलो फिर कल से शुरू कर देंगे। कल से आगे जो आएगा उसकी बात करेंगे, पहले नाइट्रोजन से शुरू करेंगे। यस सर, यस सर। जी जी सर। बोला करो तो थोड़ा सा ये लगे कि अब हमको लगता है कि हम कथा सुना रहे हैं, बाकी लोग केवल सुन के पूर्ण ले रहे हैं। सर कल से आप नाइट्रोजन। तो चलिए बेटा, हमारी अगली क्लास अब शुरू होने जा रही होगी। कल हम लोग मिलेंगे, क्लास डेली लगेगी अब। हाँ क्लास रूटीन में चलेगी, और हम कोचिंग से संजीव सर की भी लगेगी। सर आप ही पढ़ाइए सर जो इनऑर्गेनिक सर, बस किसी और को मत लाइएगा। हाँ, और मैं कोशिश करूंगा एक आध क्लास जरा वहाँ कोचिंग से लेके मैं देखूंगा मैनेज हो जाए ना, क्योंकि वो जो बैक टू बैक क्लास में 20 मिनट डिस्टर्ब होता है ना, तो अगर वहां से हो जाएगी मैं कोशिश करूंगा वहीं से ले लूँ 15-20 मिनट लगवाइएगा। कंपनी से पूछूंगा कैसे कहाँ से लेते हैं, पूछ लूंगा। जी जी सर, आप संजीव सर क्लास मत लगवाइएगा। अरे यार संजीव सर क्यों? संजीव सर से पढ़े नहीं हो क्या? मतलब टीचर बहुत अच्छे हैं सर। हमें क्या पढ़ाते हैं वो? पढ़ाते क्या है वो? पढ़ाते क्या है ये भी नहीं पता सर, पढ़े ही नहीं ना उनसे। अच्छा, पता नहीं, सर तो बता रहे थे बहुत अच्छे टीचर हैं। सर क्या पढ़ाते हैं ये बता दीजिए सर जो बता रहे थे वही। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं।
अरे केमिस्ट्री में chemistry में भी इनऑर्गेनिक सारे ऑर्गेनिक नहीं, पहले वो जब वो शुरू में न्यूलाइट में थे तो इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे थे, लेकिन इस समय सब पढ़ाने लगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सब पढ़ाने लगे। सर इनऑर्गेनिक आप पढ़ाइएगा प्लीज बस। चलो यस सर, और फिजिकल विजय सर ठीक। बस, और कुछ बचा ही नहीं। सर ऑर्गेनिक वैसे भी सिंह सर के मन से ही पढ़ा गया है, अब नहीं। Yes, sir. सर चलो वैसे ठीक है HOD बच्चा, कल मिलते सर हैं। HOD तो आप ही हैं सर, जो आप करेंगे वही होगा, तो आप मत जब लगवाइए सर का वीडियो लगता है तो मेरा कुछ नहीं चलता है, हम तभी तक कुछ करते हैं जब तक सर का वीडियो ना हो। नहीं सर, तो आप बता दीजिएगा, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं तैयार है। हाँ हम बोल यस देंगे, सर, जी सर, बोल देंगे, उसमें इशू नहीं है यार। जब बच्चों ने बोल दिया यस तब सर, क्या दिक्कत होगी यार। यस सर। सर ऑर्गेनिक नहीं पढ़े हम लोग, खुद से पढ़ते हैं। अच्छा जी सर, यस सर। मतलब चलो ऑर्गेनिक हम लास्ट में अब देखते हैं, उनको लगा देंगे। परवेश सर भी परवेश परवेश सर को लगा कहते कहते सर परवेश सर सर रिवाइज को लगा कराएंगे दिए ना हम सर। लोग को सर, आप बाकी रिवाइज कराएंगे ना? परवेश सर को लगा देंगे, अगले वीक में परवेश सर को लगा देंगे। सर यस सर, रिवाइज यस कराएंगे सर, ना हम लोग का? हाँ हाँ, रिवाइज करवाने में या ऐसे हाँ, यस सर। तो रिवाइज करवाने में लगा देंगे परवेश सर। थैंक यू सर। ठीक है बच्चा, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। गुड नाइट, कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सर। गुड नाइट।